हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एंड इसमें हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में जो जितनी भी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर टू इकोनॉमिक्स। एंड स्पेसिफिकली बात करेंगे आप अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। क्या आपका सिलेबस रहता है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या आपकी कट ऑफ्स रही हैं पिछले कुछ सालों में कुछ एग्ज़ाम्स में, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो ये डिस्कशन आपका होगा सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न एंड कट ऑफ के राउंड। एंड जो भी आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिलेबस से कि भाई सिलेबस क्या है हमारा, कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यार सिलेबस एक एक करके कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। अब आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है आपका वो मास्टर्स लेवल का एग्ज़ाम है, यानी कि आपका यूजी और आपका पीजी दोनों सिलेबस जो है यहाँ पे कवर होते हैं। तो आपका जो सिलेबस है बहुत ब्रॉड है एंड बहुत ही डाइवर्स एरिया से यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आपका पहला यूनिट है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी जिसमें आपके नॉन कोऑपरेटिव गेम्स की हम लोग बात करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स जिसमें आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करते हैं, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, efficiency criteria, Pareto optimality, Kaldor-Hicks एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसका भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है आपके सिलेबस में। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इससे भी आपके काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका माइक्रो जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिए। तो वो लोग जो अभी तक सोए हुए थे और बचे हुए टाइम में, बिकॉज आपका नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो चुका है एंड टाइम जो है आपके पास लगभग 2 महीने का है, तो अगर इस टाइम में आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से करेंगे, बिकॉज यहाँ जो आपका वेटेज रहता है वो आपका मैक्सिमम वेटेज रहता है। आपका माइक्रो हो गया और आपका मैक्रो हो गया, वो जो है आपके मैक्सिमम वेटेज वाले यूनिट्स हैं। तो मैक्रो में देखो क्या क्या चीज़ें पूछता है। नेशनल इनकम से जुड़े हुए आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, आपका क्लासिकल एंड कीन्स के मॉडल की यहाँ पे बार बार बात होती है, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं आपके। देन वी हैव आपका कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, आपका मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, इसमें क्या फर्क है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, और आपका आईएसएलएम मॉडल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एरिया जहां से सवाल आते हैं। इसके साथ साथ आपका मंडल फ्लेमिंग मॉडल से भी काफी सवाल आते हैं, फिलिप्स कर्व से काफी सवाल आते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन फिलिप्स कर्व्स, बिजनेस साइकिल, आपकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एंड आपकी रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, यहां से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो मिला के ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इन दोनों यूनिट्स को आप सबसे पहले करेंगे अगर आप तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इनका रिवीजन जो है बार बार करेंगे, बिकॉज ये आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको दिलवाने वाले हैं। तो लगभग लगभग अगर पिछले कुछ साल का मैं एनालिसिस करूं तो 50% पेपर तो यहीं से आता है। चलो अगर 50 से मैं थोड़ा सा और कम भी आ जाऊं तो 45% पेपर तो यहीं से आता ही आता है, इन दो यूनिट से मिला के। तो इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बाद जो यूनिट है वो आपकी स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन लेके चलने वाला यूनिट है, जिसको आप कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। अगर आप तैयारी नई स्टार्ट कर रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, तो आप इसको आराम से फिनिश करेंगे। अगर आप तैयारी बहुत जल्दी में कर रहे हैं, बिकॉज आपको अभी एग्जाम देना 2 महीने में देना, तो आप जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जरूर पढ़ के जाएंगे। तो सिलेबस में देखो आपका क्या क्या है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग से बहुत सवाल आते हैं आपके। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसका जो आइडिया है ये आपको मालूम होना चाहिए, भले आपको न्यूमेरिकल्स अभी ना आते हो, बट अगर आप अगला अटेम्प्ट देने की सोच रहे हैं 26 में, तो आप इस पूरे यूनिट को अच्छे से करेंगे।
देन वी हैव आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स एंड उनकी प्रॉपर्टीज कि भाई ये ब्लू क्यों होते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम से कई बार न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे जब आप तैयारी जो है करना स्टार्ट करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से भी आपका सवाल कभी कभी आता है, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव मॉडल से। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल एंड आपकी टाइम सीरीज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे। तो ये आपके स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन है। लगभग 8 से 10 सवाल यहाँ से आते हैं। ये दो चीजें हैं यहाँ पे, स्टैट्स भी इकोनोमेट्रिक्स भी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना तैयारी का टाइम जो है यहाँ पे डिवोट कर सकते हैं। फिर है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अराउंड 5 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट इसलिए बिकॉज अगर ये आपका यूनिट स्ट्रांग है तो आपको बाकी यूनिट समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका माइक्रो हो गया चाहे आपका मैक्रो हो गया, बिकॉज बेस जो है यहीं से बनता है। बिना मैथ्स के आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते। तो इस यूनिट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। एक बार को आप इस यूनिट को लास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है हम इसकी लास्ट में पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी यूनिट है। भले यहां से सवाल कम आ रहे हैं, बट इस यूनिट का रोल जो है बाकी यूनिट्स में भी होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी होता है, तो इसको आप जरूर करेंगे। सेट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सीक्वेंस सीरीज, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस आपको आना चाहिए। आजकल तो इंटीग्रल कैलकुलस से भी सवाल आने लग गए हैं, इंटीग्रेशन से। इसको ही पढ़ के जाएंगे। इस बार के पेपर में यहां से सवाल आए थे, तो इसको भी आपको करना है। मैट्रिसेस से मैक्सिमम सवाल आते हैं मैथ्स में, तो मैट्रिसेस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसमें आपका मैक्सिमम मिनिमा निकालने वाला जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट मॉडल से बहुत रेयरली कभी सवाल आता है, बट हाँ सवाल आया हुआ है, तो ठीक है इसको भी आप कर सकते हो। देन वी हैव डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बहुत रेयरली सवाल आते हैं, तो ये आपके जो ऊपर वाले यहाँ पे पॉइंटर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी करेंगे। देन वी हैव इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपके 10 से 12 सवाल आ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, चाहे आपका इंटरनेशनल हो गया, चाहे आपका इंटरनेशनल हो गया या फिर आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गया। ये दोनों जो है आसान टॉपिक्स हैं, यहां से सवाल जो है पिछले कुछ सालों में अच्छे खासे आने लगे हैं। तो इन दोनों यूनिट्स को आप अच्छे से करके जाएंगे, माइक्रो मैक्रो मैथ्स, इंटरनेशनल और एनवायरमेंट। अगर इनको आपने कर लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो लगभग आपने 60 से 70% जो अपना पोर्शन है सिलेबस का वो कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप कम टाइम में तैयारी करना चाह रहे हैं तो इन 5-6 यूनिट्स पे आप फोकस करेंगे, और अगर आप के पास टाइम है तो आप सब कुछ अच्छे से खत्म करेंगे। एनवायरमेंट में आपका पब्लिक गुड के बारे में बात करते हैं, मार्केट फेलियर है, कोस्ट थ्योरम है, आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड आपका कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया है, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स है, आपकी थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज इसमें आपका डेमोग्राफी भी है, कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी है, मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी है, एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइफ टेबल से कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस पे भी आप फोकस करेंगे। एंड माइग्रेशन की कुछ थ्योरीज हैं यहाँ पे जो आप पढ़ के जाएंगे। अगर मैं वापस जाऊं इंटरनेशनल पे ही, तो इंटरनेशनल में आपका सॉरी दिस इज द फुल सिलेबस, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आपकी थ्योरीज हैं आपकी अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड की, है ना, कि आपका ग्रेविटी मॉडल हो गया, रेबजेंस्की थ्योरम होगी, ये सब थ्योरीज हैं जो आपको करनी है यहाँ पे और इंपॉर्टेंट भी है। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन वी हैव बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका मैक्रो में भी काम आता है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट भी मैक्रो में काम आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन वी हैव आपका गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। ट्रेड मल्टीप्लायर हो गया, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात हो जाती है यहाँ पे। फिर कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका गैट है, WTO है, आपके रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, आपके IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में कभी कभी सवाल आते हैं, तो ये आप करके जाएंगे अच्छे से। अगर मैं और देखूं यहाँ पे, देन वी हैव पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके आप मान के चलो 7-8 सवाल जो है कभी कभी बन जाते हैं। तो यहाँ पे वी हैव मार्केट फेलियर,
यहाँ कुछ चीज़ें देखो ओवरलैपिंग है, आपके माइक्रो में भी है, इंटरनेशनल में भी है और आपके पब्लिक में भी है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो गया, पब्लिक गुड हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी कॉमन है। रेगुलेशन ऑफ मार्केट जिसमें हम लोग कल्यूजन एंड कंज्यूमर्स वेलफेयर की बात करते हैं। पब्लिक रेवेन्यू जिसमें नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं। तो टैक्सेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बजट। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बजट जो है आपका न्यूज़ में रहता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी खर्च के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। पब्लिक डेट जैसे फिस्कल डेट आपका, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर। बजट हर साल आपका प्रेजेंट होता है तो बजट भी आप करके जाएंगे। इस जून 2025 के एग्जाम में लगभग 8 से 10 सवाल आपके बजट से आए थे। तो बजट इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल वहां से नहीं आते लेकिन फिर भी आपको करके जाना, बिकॉज अगर सवाल आ गया तो आपको आना चाहिए फिर वो, बिकॉज वो इजी सवाल होते हैं फिर। नाउ देन वी हैव मनी एंड बैंकिंग एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपका कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, मनी सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं, M1 M2 M3 M4 क्या है, M0 M1 M2 M3 क्या है, आपका L1 L2 L3 क्या है, ये सारे मेजर्स आपको मालूम होने चाहिए, इनके अंदर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। कमर्शियल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, वोटिंग कैसे होती है, अगर टाई हो जाए तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको NBFCs की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। देन वी हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये यूनिट जो है देखा जाए बड़ा यूनिट है, थोड़ा डिफिकल्ट यूनिट भी है और सवाल उतने नहीं आते यहाँ से, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म में तैयारी कर रहे हैं तो वो एक बार को यहाँ पे थोड़ा कम फोकस भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जिनके पास टाइम है वो इसको अच्छे से करके लेके जाएंगे, वहाँ पे कोई आप शॉर्टकट नहीं मारेंगे। तो वी हैव यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट की थ्योरीज है, रिकार्डो की, एडम स्मिथ की, मार्क्स की, शूमपीटर की, रोस्टो की, बैलेंस एंड आपका अनबैलेंस ग्रोथ है, बिग पुश अप्रोच है। ये सब चीज़ें आपका हैरेट डोमर मॉडल है, सोलो मॉडल है, रॉबिन्सन मॉडल है, कार्डो मॉडल है, ये सब आप करके जाएंगे। आपका डिसएम्बॉडीड एंड एम्बॉडीड टेक्निकल चेंज है, आपका एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल है। देन वी हैव आपके अलग अलग इंडिकेटर्स, तो PQLI, HDI, SDGs, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पॉवर्टी इनइक्वालिटी के बारे में एंड आपका हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर को लेके क्या काम हो रहा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये यहाँ के सिलेबस में है आपके। लास्ट जो टॉपिक है वो आपका इंडियन इकॉनमी है। अब इंडियन इकॉनमी में आपकी बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे आप हेल्प लेंगे अपने इकोनॉमिक सर्वे कि करंट में क्या चीज़ें रही हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है इंडियन इकॉनमी की पिछले साल, एंड आपके बजट में कुछ नया अनाउंस हुआ है क्या, कोई नई पॉलिसी या कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। जैसे इस बार के बजट में आपका जो MSME एंटरप्राइजेस हैं, आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो उनको डिफाइन करने का जो क्राइटेरिया है उसको चेंज किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सवाल आ सकता है आपके दिसंबर के पेपर में। तो यहाँ पे आप करंट पे फोकस करते हुए बेसिकली पढ़ाई करेंगे इस टॉपिक में, एंड जो आपकी प्लानिंग का फेज रहा है आज़ादी के बाद उस पे आपका फोकस रहेगा। उसमें आपके अलग अलग प्लान्स में किस तरीके से हमने क्या क्या किया, क्या टारगेट्स थे हमारे, क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत मेन स्ट्रीम पॉलिसीज है सरकार की, जैसे नरेगा हो गया, है ना, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जैसे आपका आवास योजना हो गई, तो ये सब चीज़ें, जैसे आपका जल जीवन मिशन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं जो आपके बजट में भी न्यूज़ में है, जो आपके सर्वे में न्यूज़ में है, और जो आपके इन जनरल भी न्यूज़ में, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ योर इंडियन इकॉनमी। तो ये 10 यूनिट्स का आपका बड़ा वास्ट सा सिलेबस है जो आपको कवर करना है। अगर आपको इंश्योर करना है कि भाई JRF आपको चाहिए तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आपकी मंशा नहीं है भाई, ठीक है, आप नेट से भी खुश हो जाएंगे तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग बहुत सीरियस हैं, जिनको JRF करना है, वो पूरा सिलेबस जो है कवर करेंगे अपना, ठीक है। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है भाई, एलिजिबिलिटी अगर आप जनरल UR या आपका EWS का सर्टिफिकेट है
तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है, अपनी मास्टर्स डिग्री में, जिससे आप एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए, एलिजिबल। तो अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। शर्त बस ये है कि रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी डिग्री जो है कंप्लीट करनी है। तो दोनों लोग यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। 55% की एलिजिबिलिटी है मास्टर्स के डिग्री में आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और यही 50% की रिक्वायरमेंट है आपका ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो अगर आपके मास्टर्स में इतना स्कोर है कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपका इतना स्कोर है, या आपको लग रहा है कि आप इतना ले आओगे, तो आप आराम से इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि दिस इज़ द एलिजिबिलिटी। आप अगर मास्टर्स कर चुके हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जितने भी मास्टर्स के बच्चे हैं सब इस एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। पेपर के पैटर्न की बात करूं अगर, तो पेपर का पैटर्न जो है उसमें आपको पता है कि भाई 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पेपर 1, जो जनरल पेपर होता है, जो सब लोगों को देना होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको ये पेपर देना पड़ता है। तो इस पेपर के 50 क्वेश्चंस होते हैं, और फिर आपका पेपर 2 होता है जो आपका मेन पेपर, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स। तो उस पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल जो है आपके 100 प्लस 50 150 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स का, 3 घंटे का आपको टोटल टाइम मिलता है। अब चाहे आप पेपर 1 में 2 घंटे लगाइए या 3 घंटे वहीं लगा दीजिए, जिस तरीके से आपको 3 घंटे यूज करने आप करिए, आपको 150 सवाल जो है सॉल्व करने होते हैं। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ द पेपर, एंड टोटल मार्क्स जो है 300 मार्क्स का होता है आपका पेपर, यानी कि हर सवाल के 2 मार्क्स होते हैं। तो इसमें से आपकी कट ऑफ बनती है, एंड इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है आपको नेट या जीआरएफ जो है दिया जाता है। अब कट ऑफ कैसी रही है पिछले कुछ सालों में वो देख लेते हैं। तो अगर मैं एकदम लेटेस्ट कट ऑफ की बात करूं तो इस अभी जो जून में पेपर हुआ था, जून 2025 में, उसमें जो कट ऑफ गई है आपके जीआरएफ की यूआर कैटेगरी के लिए, वो है 198 मार्क्स, यानी कि 150 में से आपको लगभग जो है 100 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे तो आपको जीआरएफ इस बार मिल जाता। 56 बच्चों को जीआरएफ जो है अवार्ड हुआ है। वहीं आपके नेट की कट ऑफ जो गई है वो 170 मार्क्स गई है यूआर कैटेगरी के लिए। सिमिलरली ओबीसी के लिए जीआरएफ की कट ऑफ गई है 184, ईडब्ल्यूएस के लिए गई है 186, एससी के लिए गई है 166, एसटी के लिए इट इज 162। वहीं अदर कैटेगरीज के लिए आपकी नेट की कट ऑफ जो है, ओबीसी में इट इज 150, ईडब्ल्यूएस में इट इज 154, एससी में इट इज 140, एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए इट्स 136। तो ये इस बार का आपका एग्जाम में जो कट ऑफ थी वो रही है। इस बार एग्जाम थोड़ा लेंदी आया था, एंड दैट इज द रीजन कि पिछले वाले साइकिल से आपकी कट ऑफ जो है कम हुई। पिछले साइकिल में जो आपकी कट ऑफ गई थी जीआरएफ की, वो गई थी 206 मार्क्स, इस बार गई है 198 मार्क्स। तो लेंदी होने की वजह से लोग जो है, बच्चे जो है, पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, एंड दैट इज द रीजन आपकी कट ऑफ जो है कम हो गई है। लास्ट साइकिल में आपकी जो नेट की कट ऑफ गई थी वो 180 मार्क्स गई थी यूआर कैंडिडेट्स के लिए। सिमिलरली बाकी कैटेगरीज के लिए आपके यहाँ पे जीआरएफ और नेट के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इस चीज को। तो ये है आपकी दिसंबर साइकिल, दिसंबर 2024 साइकिल की कट ऑफ। उससे पहले जो आपकी कट ऑफ गई थी, जून साइकिल की कट ऑफ जो गई थी, वो गई थी 210 मार्क जीआरएफ की, एंड 182 मार्क्स गई थी आपके नेट एग्जाम की। इससे पहले जो अभी तक की रीसेंट टाइम में जो सबसे कम कट ऑफ गई है, वो गई है आपकी दिसंबर 2023 की साइकिल में। उस साल पेपर बहुत मुश्किल आया था, और कट ऑफ जो गई थी वो 180 मार्क्स गई थी जीआरएफ के लिए, एंड 154 मार्क्स गई थी आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी के नेट के लिए। सिमिलरली 162 ओबीसी के लिए गई थी जीआरएफ के लिए, एंड 138 नेट के लिए फॉर ओबीसी। तो ये बहुत मुश्किल पेपर आया था उस साल, एंड बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये कट ऑफ का कुछ एक पैटर्न रहा है पिछले कुछ सालों में। अब जो लोग अब एग्जाम देने वाले हैं वो जो है किस सेफ स्कोर को लेके चलेंगे जिससे उनका एग्जाम जो है डेफिनेटली क्लियर हो जाए। मतलब ऐसा क्या टारगेट लेके चलोगे अपने दिमाग में आपके, इतने सवाल तो मुझे करके आने हैं कि भाई आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। तो पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है जेआरएफ की वो 220 मार्क्स गई है। ठीक है, तो आपको इस कट ऑफ को बीट करना है, यानी कि आपको कम से कम 110 क्वेश्चन जो है सही करके आने हैं, ये टारगेट आपको लेना है। अब आप 50 मतलब पेपर 1 में से और 100 पेपर 2 में से क्या प्रपोर्शन मेंटेन करेंगे वो आपके ऊपर है कि अगर आपका पेपर 1 स्ट्रांग है तो आप पेपर 2 पे फोकस करिए। जिस तरीके से भी आपको करना है, आपको 110 सवाल सही करने हैं। अगर आपको एकदम शॉर्ट रहना है कि भाई हम एग्जाम दे के आए हूँ, डेफिनेट है कि मेरा जेआरएफ जो है क्लियर होगा, तो आपको इस नंबर को टारगेट करके चलना है। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द एग्जाम। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई एग्जाम के रिगार्डिंग, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या गई है, आप एलिजिबल है या नहीं, राइट। तो अब सब कुछ जानकर आप ठीक तरीके से वापस तैयारी में लग सकते हैं। जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, अब देखो अगर आपका मास्टर्स जो है इकोनॉमिक्स में है ना, इकोनॉमिक्स में, तो आप एलिजिबल होंगे इकोनॉमिक्स में भरने के लिए पेपर को। तो ये भी ध्यान दीजिएगा एलिजिबिलिटी में भाई कि आपका मास्टर्स जो है इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ है तो आप डेफिनेटली एग्जाम को भरिए और इस स्कोर को टारगेट करिए। एंड अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे, तो शॉर्ट है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यहाँ से आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। एंड यहाँ से आप मेहनत करेंगे और रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।